अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जब आप रिकॉर्ड करें तो बस ये यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गैर आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें अश्विन साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इंडिया से है। ये बताते हैं कि इनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है और इनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हैं। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि 12 के बजाय मुझे रात के 1 बज जाते हैं और जब मैं अपने दफ्तर से निकलता हूँ या अपने ऑफिस से निकलता हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज जाते हैं। ये बताते हैं कि इसी तरह 2018 दिसंबर की बात थी। हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो चुकी थी और तकरीबन रात के 12 या 12:30 बजे का टाइम था और मैं अपने ऑफिस से निकला तो इत्तफाक है कि उस दिन मेरे पास बाइक मौजूद नहीं थी, वरना यूजुअली मैं बाइक पे जाता आता हूँ और 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास बाइक मौजूद नहीं थी तो मुझे बाहर निकल के ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना था, कोई ऑटो पकड़ना था या कोई बाइक पकड़नी थी। गर्ज़ के मुझे आज थोड़ा सा देर हो जानी थी। ये बताते हैं कि काफ़ी कोशिशों के बाद बिला आखिर मुझे एक ऑटो मिला। वो ऑटो वाला मेरे घर के करीब ही जा रहा था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पे उसको मुझे उतारना था। खैर मेरा किराया उससे तय हुआ, ऑटो में बैठ गया और जैसे तैसे करके अपने घर से तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे मैं उतर गया। अब ये बताते हैं कि जो मेरा घर है उससे 15-20 मिनट के फासले पे एक कब्रिस्तान मौजूद है। ये बताते हैं कि मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ऐसा था कि सीधा सीधा मैं चलता हुआ आ जाऊँ और 20 से 25 मिनट में घर पहुंच जाऊँ, और दूसरा रास्ता था वो शॉर्ट रास्ता था और वो जो शॉर्ट रास्ता था वो कब्रिस्तान के बीच में से गुजरा करता था। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं शॉर्ट रास्ते से जाता हूँ तो 10 मिनट के अंदर अंदर घर पहुँच जाऊँगा, और अगर मैं लॉन्ग रूट से आता हूँ यानी कब्रिस्तान की बैक साइड से आता हूँ तो तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। खैर बहरहाल मैं जल्दी में था और मैंने फ़ैसला किया कि कब्रिस्तान के बीच में से जो रास्ता गुजर रहा है उस रास्ते से होता हुआ अपने घर चला जाऊँगा। ये बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर एंट्री दी और कब्रिस्तान के बीच में से जो रास्ता गुजर रहा था वहाँ से गुजरना शुरू किया। अब ये बताते हैं जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो रहा था वैसे वैसे मुझ पर एक वहशत तारी होती जा रही थी। ये फ़ैसला तो मैंने कर लिया था, लेकिन शायद ये फ़ैसला मैंने सही नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुआ था मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। ये बताते हैं कि पहले तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये बुनियादी तौर पे कुत्ते के या बिल्ली के या इस तरह के जानवरों के रोने की आवाज़ें हैं, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो रोने की आवाज़ें आ रही हैं ये किसी जानवर के रोने की आवाज़ें नहीं हैं। बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई औरत है जो बहुत बुरी तरह रो रही है, शायद वो किसी तकलीफ़ का शिकार है या बहुत ज़्यादा कष्ट से गुजर रही है। ये बताते हैं कि मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अब मुझे डर लगना शुरू हो चुका था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि ये जो मेरा फ़ैसला है ये कितना गलत फ़ैसला है और मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अब ये बताते हैं कि मैं तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था कि इसी दौरानिए में मुझे एकदम से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई। ये बताते हैं जैसे ही मुझे उस बच्चे के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई यहीं का गोरकन का बच्चा हो जो यहाँ पे मौजूद हो, लिहाजा मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। पहले जो आवाज़ आ रही थी वो राइट साइड से आ रही थी। कुछ देर खामोशी हुई और उसके बाद दोबारा से आवाज़ आना शुरू हुई, और जो दोबारा से आवाज़ आना शुरू हुई ये जो दोबारा से आवाज़ आ रही थी ये लेफ़्ट साइड से आ रही थी। इसने मुझे और खौफ में मुब्तला कर दिया था। हालांकि 10 से 12 मिनट का रास्ता था, लेकिन ये ऐसा सफ़र लग रहा था जैसे सालों का रास्ता है या मैं सालों से चलता चला जा रहा हूँ। ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बताते हैं कि जब बच्चे के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो बिलाखिर मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे एक दीवार मौजूद है, वहाँ उसके साथ एक कब्र मौजूद है और उस कब्र के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है जो मुश्किल से 7 या 8 साल का है। वो पूरा गंजा है और मुझे देख के हंस रहा है। ये बताते हैं कि मेरे ध्यान में अभी भी यही था, हो सकता है किसी गोरकन का बच्चा हो, क्योंकि नॉर्मली गोरकन के बच्चे रात में भी कब्रिस्तान में जाने से डरा नहीं करते।
वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। खैर, ये बताते हैं जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा, वो मुझे देख के हंस रहा था और देखते देखते वो खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने तालियां बजाना शुरू कर दी। अब ये जो बिहेव था, ये जो बिहेवियर था, ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। मैंने सोचा हो सकता है कोई मेंटली डिसऑर्डर हो या मेंटली सिक हो, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है। खैर, मैंने इग्नोर करने की कोशिश की और जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो आवाज़ आ रही थी वो आना बंद हो गई। अब ये बताते हैं जैसे ही 15-20 सेकंड गुजरे और आवाज़ आना बंद हुई तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और मैं सोचने लगा, शुक्र अदा करने लगा कि आवाज़ आना बंद हुई। इस बच्चे की आवाज़ से तो मुझे और खौफ आ रहा था। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही 15-20 सेकंड गुजरे तो एकदम से मैंने देखा कि सामने से कोई चलना शुरू हुआ है और जो सामने से चलना शुरू हुआ है वो बज़ाहिर देखने में एक बच्चा लग रहा है। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वही बच्चा जो अभी लेफ़्ट साइड पे एक कब्र पे बैठा हुआ था, जो तालियां बजा रहा था या मुझे देख के हंस रहा था, वो सामने से चलता हुआ आ रहा है। अब जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं डर गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कुछ सेकंड पहले वो बच्चा लेफ़्ट साइड पे दीवार के करीब मौजूद था। ऐसा नहीं हो सकता था कि कुछ सेकंड्स के अंदर या 15-20 सेकंड के अंदर वो सामने चला जाए और वहाँ से चलना शुरू कर दे। अब ये बताते हैं जब मैंने ये मंज़र देखा और मुझे यकीन हो चला वही बच्चा सामने से आ रहा है तो मैं जल्दी से वापस मुड़ा। मैंने सोचा कि मैं वापस मुड़ता हूँ, इस कब्रिस्तान से बाहर निकलता हूँ और बजाय इसके कि मैं यहाँ से गुजरूँ, मैं बाहर की तरफ से होता हुआ चला जाऊँगा, भले मुझे आधा घंटा क्यों ना लग जाए। ये बताते हैं जैसे ही मैं मुड़ा और मैंने वापस बढ़ना शुरू किया तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि वो जो बच्चा था जिसको देख के मैं मुड़ा था या जिससे मैं डर गया था, उसने भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब बाकायदा मुझे किसी के पाँव की या भागने की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही मुझे भागने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने भी अल्टीमेटली बाहर की तरफ भागना शुरू किया। ये बताते हैं जैसे ही मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू किया तो वैसे ही मैंने देखा कि जिस तरफ मैं भाग रहा हूँ उसी तरफ से एक औरत और एक बच्चा चलते हुए आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। हालांकि पीछे से भी एक बच्चा मुझे फॉलो कर रहा था। एक अजीब कशमकश थी कि मैं जिस तरफ मुड़ा था वहाँ से एक औरत एक बच्चा आ रहे थे और मैं जिससे बच रहा था वो भी पीछे एक बच्चा था। खैर, ये बताते हैं कि मैं मुसलसल उस औरत उस बच्चे की तरफ भागता रहा, क्योंकि मैं चाहता था किसी भी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकल जाऊँ। अगर मैं पीछे जाता तो भी ख़तरा था, मैं आगे जाता तो भी ख़तरा था, लिहाजा मुझे कोई ना कोई ख़तरा तो मोल लेना था। मैंने यही डिसाइड किया कि जहाँ से वो औरत और बच्चा आ रहे हैं मैं उस तरफ भागूंगा, क्योंकि वो अभी गेट के बाहर की तरफ थे या थोड़ा सा ही अंदर आए थे। खैर, मैं जैसे ही उनके करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और शायद उसकी गर्दन से या उसके गले से खून निकल रहा है और वो इस कदर तेज़ी से निकल रहा है कि उस लड़की की या उस औरत की पूरी जो साड़ी है वो खून में तर हो चुकी है। और उसके साथ जो बच्चा चल रहा है वो वही बच्चा मौजूद है जो अभी कुछ देर पहले मुझे दीवार के साथ कब्र पे बैठा हुआ नज़र आया था या मेरे पीछे की तरफ से आ रहा था। ये बताते हैं जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे औसान ख़त्म हो गए, क्योंकि मैं जिस बच्चे से भाग रहा था वही बच्चा मुझे सामने से आता हुआ नज़र आ रहा था और वो जिस औरत के साथ मौजूद था उसकी गर्दन में से या गले में से खून निकल रहा था। ये बताते हैं कि अब मेरी ऐसी हालत थी कि काटो तो लहू नहीं, क्योंकि मेरे पीछे भी एक बच्चा था जिससे मैं भाग रहा था और मेरे सामने भी वही बच्चा था जिससे मैं भाग रहा था और इसके साथ बाकायदा एक औरत मौजूद थी जो बहुत खौफनाक शक्ल की मालिक थी। ये बताते हैं कि मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। ये बताते हैं कि उसके बाद काफ़ी देर मैं सोचता रहा और जब मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया तो मुझे अपनी मौत यकीनी नज़र आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। खैर, ये बताते हैं कि हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना शुरू किया या जो भी इनके रिलीजन के मुताबिक चीज़ें थीं वो इन्होंने पढ़ना शुरू की और इन्होंने वो जो औरत थी या वो जो बच्चा था उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब ना ये सिर्फ बढ़ रहे थे बल्कि भाग रहे थे और इनकी कोशिश यही थी कि वो जो औरत और बच्चा हैं उनसे बचते हुए साइड में से निकलते हुए किसी भी तरह एक कब्रिस्तान से बाहर चले आएँ। और ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ कि जो कुछ मैं पढ़ रहा था उसकी वजह से मैं इस औरत और इस बच्चे से बचता हुआ साइड में से कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला तो एकदम ऐसा लगा मुझे चक्कर आने लगे हैं, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं बाहर आया मेरी हालत इस कदर गैर हो चुकी थी कि अब मुझसे भागा नहीं जा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये बताते हैं और ऐसे ही हुआ कि कुछ देर बाद मैं नीचे गिर गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अब जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि 4-5 लोग मेरे करीब जवार में खड़े हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों ने टोपी पहनी हुई है और 2 बगैर टोपी के हैं। खैर, बहरहाल जैसे ही मैं होश में आया तो वो जो लोग थे वो खुश हो गए और उन लोगों ने इनको बताया कि पिछले आधे घंटे से आप यहाँ पे बेहोश पड़े हैं,
हमें एकदम से चीखने की आवाज़ आई थी, और जब चीखने की आवाज़ आई थी तो हम लोग इस तरफ आए थे। वहाँ सामने हमारी एक दुकान मौजूद है। खैर, जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि आप बेहोश पड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जब मैं होश में आया तो उसके बाद इन चारों लोगों को मैंने कहा कि बराए मेहरबानी मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, और इन चारों लोगों ने मेरी मदद की और खैरियत से मुझे घर पहुँचा दिया। ये बताते हैं कि जब मैं घर पहुँचा तो मुझे शदीद बुखार हो रहा था, और तकरीबन 1 हफ़्ते तक मैं शदीद बीमार रहा। मैं अपने काम पे भी नहीं जा सका। लेकिन उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि इस कब्रिस्तान वाले रास्ते को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें मिस कायनात ने भेजी है, और ये बताती है कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो इनको बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी। जैसे कि नॉर्मली पहले हुआ करता था कि आपकी नानी या आपकी दादी जो थी वो आपको बहुत सारे किस्से कहानी सुनाया करते थे, वैसे ही इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। ये बताती हैं कि प्री पार्टीशन ये जिस गांव में रहा करती थी वो एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे तकरीबन 100-150 के करीब घर मौजूद थे। अब छोटे छोटे जो गांव होते हैं उसमें आप समझ लें कि एक दूसरे को जाना करते हैं, एक दूसरे से अच्छी जान पहचान होती है, एक दूसरे के गम में खुशी में लोग शरीक हुआ करते हैं, एक दूसरे का ख्याल किया करते हैं। तो उस गांव के अंदर एक शख्स मौजूद था, और वो शुरू से ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड था, बहुत खूबसूरत था। यानी और जो जितने भी गांव के लड़के थे या लोग थे उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, बहुत ज़्यादा खुशगुफ्तार था। जो भी उससे एक दफ़ा मिलता उसकी बातों को पसंद करता, उसकी पर्सनैलिटी को लाइक करता, उसके हुस्न से मुतासिर होता। अब पुराना दौर था, तालीम का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, तो जितनी तालीम वो हासिल कर सकता था उसने वो तालीम हासिल कर ली थी। और तालीम हासिल करने के बाद वो जस्तजू में लगा हुआ था कि उसको कोई ना कोई हुनर आ जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ वो सीख ले कि उसके फ्यूचर में, उसके मुस्तकबिल में काम आ सके। इस सिलसिले में उसने काफ़ी सारे लोगों से रब्ता किया जो कि हुनरमंद थे, और उनसे जाके अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। ये चाहता था कि कुछ सीखे, कुछ बन जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि इसके मामलात जो है वो बन नहीं पाते थे। कभी कभी वो लोग मना कर दिया करते थे, कभी कभी इसका इख्तलाफ हो जाता था। गर्ज के काफ़ी कोशिशों के बावजूद इसको कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिसको सीखे और जिससे कमा सके या आगे बढ़ सके। जब इसकी मायूसी बढ़ती चली आ रही थी तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके गांव के करीब एक नदी मौजूद थी। ये उस नदी के किनारे जाके बैठ गया और बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। सोच रहा था कि काश कोई मेरी मदद हो जाए, कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो मुझे कोई हुनर सिखा दे, जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आ सके, जिससे मैं कमा सकूं, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। कि इसी दौरान में इसको एकदम से आवाज़ आना शुरू होती है, और वो जो आवाज़ आना शुरू होती है बेसिकली वो एक सुर की आवाज़ थी, और वो जो सुर था वो बांसुरी का सुर था, यानी कोई करीबी बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। अब जैसे जैसे आवाज़ सुनता चला जा रहा था ये उस आवाज़ का दीवाना होता चला जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो आवाज़ थी वो उसके कानों में रस घुलती चली जा रही थी। और ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बांसुरी की आवाज़ का जो नशा है वो चढ़ता चला जा रहा था, ये दीवाना होता चला जा रहा था। ये आखिर मुतवज्जा होना शुरू हुआ, इसने तलाश करना शुरू की कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कौन है जो इतनी सुरीली बांसुरी बजा रहा है। काफ़ी कोशिशों के बाद इसको एक शख्स नज़र आया जो दूर एक पहाड़ पे एक टीले पे बैठा हुआ था, और वहाँ पे बैठा हुआ वो बांसुरी बजा रहा था। खैर, ये तगोदो करके जैसे तैसे उसके पास पहुँचा, और जब ये उसके पास पहुँचा तो वो जो शख्स था वो उसको देख के मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि ये उसको कुछ बताता या उससे कुछ बोलता, वो जो शख्स था वो कहने लगा कि आओ बैठो, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाऊं। अब उसको ऐसा लगा जैसे इसकी दिल की जो मुराद थी वो पूरी हो चुकी, या जो ये चाहता था वो इसको मिलने वाला है। ये बहुत खुश था क्योंकि इसको ये आवाज़ जो थी, ये बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी, ये सुर उसको बहुत पसंद आया था। लिहाजा ये वहाँ पे बैठ गया और उस शख्स से जो कि अजनबी था, जिसको ये नहीं जानता था, इसने बांसुरी बजाना सीखना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये इसके रोज़ का मामूल बन गया। इसने एक टाइम तय कर लिया था कि रोज़ाना मैं इस टाइम यहाँ पे आऊँगा और रोज़ाना तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखाओगे, और जब मैं बांसुरी बजाना सीख जाऊँगा तो मैं भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जाया करूँगा, लोग मुझे मदऊ किया करेंगे, लोग मुझे बुलाया करेंगे, लोग मुझे इसके पैसे दिया करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होना शुरू हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बांसुरी बजाना सीख रहा था, और जब ये बांसुरी बजाना शुरू करता तो सारे के सारे लोग जो इसके करीब मौजूद होते और जो बांसुरी बज रही होती उसको सुनना शुरू कर देते। आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक्सपर्ट होता चला गया, और बिलाखिर ये इस कदर हसीन और सुरीली आवाज़ बजाने लगा कि जो भी एक दफ़ा सुनता वो कहता कि दोबारा सुनाओ। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था
इसकी डिमांड बढ़ती चली आ रही थी। बहुत सारे लोग इसको बुलाने आते, इसको शादियों में बुलाया जाता, इसको प्रोग्राम में बुलाया जाता और उसको कहा जाता कि तुम्हें वहाँ पे आके बांसुरी बजानी है और जितने पैसे तुम मांगोगे तुम्हें मिलेंगे और जो तुम चाहोगे तुम्हारे साथ किया जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था तो उसके अंदर एक अजीब तब्दीली आ रही थी। पहले ये सिर्फ दिन में या शाम में प्रोग्राम अटेंड किया करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो इसने एक अजीब हरकत शुरू कर दी थी कि रात के 3 या 4 बजे के करीब ये रोज़ाना घर से निकल जाता और करीबी मौजूद पहाड़ों में नदी किनारे जाके अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देता। शुरू में तो इसके घर वालों ने नोट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे ये रोज़ाना ऐसा करने लगा तो इसकी जो वालदा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। वो इससे पूछती कि बेटा इतनी रात में तुम कहाँ जाते हो, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो रात में अटेंड करते हो, क्योंकि नॉर्मली शादियाँ दिन में हुआ करती हैं, तुम रात में आखिर जाते कहाँ पे हो और कौन है जो तुम्हारी इस बांसुरी की आवाज़ को सुनता है। ये उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता, कहता कि बस मुझे जाना होता है और मेरे लिए जाना बहुत अहम है। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था वैसे वैसे इसकी जो आदत थी वो पुख्ता हो चली थी। अब चाहे कोई भी दिन हो, ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, कोई भी काम हो, वो सब छोड़ के रात के 3 बजे 4 बजे ये पहाड़ों में जाके बैठ जाता, वहाँ जाके बांसुरी बजाना शुरू कर देता। एक दफ़ा जब इसकी मदर या इसकी वालदा बहुत ज़्यादा चिढ़ गई तो उन्होंने इसको कहा कि आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, या तो तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाते हो, कौन तुम्हें बुलाता है, या फिर मैं तुम्हें कैद कर दूंगी। इसने दोबारा से कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। अब जैसे ही आगे बढ़ने लगा, जो इसकी वालदा थी उन्होंने इसका हाथ पकड़ा और उसको कमरे में लेके गई और कमरे में ले आके बंद कर दिया। अब जब इसकी मदर ने इसको कमरे में जाके बंद किया तो वो अंदर से चीखने लगा, कहने लगा कि मुझे जाने दें, अगर आप मुझे नहीं जाने देंगी तो वो खुद यहाँ पे आ जाएगी। अब जब इसकी मदर ने यह सुना तो बड़ा परेशान हुई, हैरान हुई और इससे पूछने लगी कि आखिर कौन है जो यहाँ पे आ जाएगी। वो कहने लगा जब वो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, वो मुझे लेके चले आएगी। अब ये सुन के इसकी मदर ने बोला कि हो सकता है ये डराने की कोशिश कर रहा हो या बहाने बना रहा हो या मुख्तलिफ बातें कर रहा हो। तो उन्होंने कहा कि आखिर कौन है जो आ जाएगी। वो कहने लगा कि एक लड़की है जो रोज़ाना मुझे 3-4 बजे के करीब पहाड़ों में बुलाती है और वहाँ मुझे बुलाने के बाद वो मेरी बांसुरी की आवाज़ को सुनती है। वो कहती है कि अगर एक दिन भी तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो मुझे आप जाने दें। अब ये सुन के इसकी जो मदर थी उन्होंने कहा कि ये शायद ऐसी बातें बना रहे, तो उन्होंने इसको जाने नहीं दिया। वो मुसलसल गेट को पीटता रहा, अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन इसकी जो मदर थी वो किसी भी सूरत राज़ी नहीं थी कि वो यहाँ से जाए या रात में जाए। खैर थोड़ी देर गेट पीटने के बाद आखिरकार खामोशी हो गई और जब काफ़ी देर तक खामोशी रही तो इसकी मदर ने सोचा कि अब गेट खोल देती हूँ और जाके देख लेती हूँ कि आखिर क्या माजरा है, ये इतना सीरियस क्यों है इतना। जैसे ही इसकी मदर ने गेट खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। हालांकि इस कमरे में आने और जाने का एक ही रास्ता था और वो जो रास्ता था वो दरवाजे का रास्ता था। अब बहरहाल इसकी मदर बड़ी परेशान थी और बड़ी हैरान थी कि आखिर ये कहाँ जा सकता है, मैंने तो बाहर से लॉक किया हुआ था। खैर ये सब देखने के बाद इनकी मदर ने शोर करना शुरू किया और मोहल्ले में जो भी लोग मौजूद थे सबको जमा किया और सबको कहा कि देखो मेरा बेटा कहाँ चला गया है। अभी वो इसी कमरे में मौजूद था, मुझसे बात कर रहा था, लेकिन कुछ देर के अंदर अंदर ही वो यहाँ से गायब हो चुका है। जितने भी गांव वाले थे, जितने भी लोग थे, सब ने उसकी तलाश शुरू कर दी और बिलाखिर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, इसी तरह 1 महीना गुजरा, फिर साल गुजर गया। पूरा साल गुजरने के बावजूद उस लड़के का ना कोई पता चला कि वो कहाँ चला गया, ना उसका कोई नामो निशान मिला और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल सका। लेकिन कुछ गांव वालों ने नोट किया कि रात के 3 या 4 बजे के करीब अक्सर इन पहाड़ों में से जहाँ पे वो बैठा करता था या जहाँ बैठ के वो बांसुरी बजाता था, बांसुरी बजाने की आवाज़ आया करती है। लेकिन जब भी गांव वाले वहाँ जाके देखते तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।